now we have our last chapter, that is chapter 39. तो चैप्टर 39 बड़ा आसान सा है, कुछ ही सेक्शंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि हमें देखने हैं, समझने हैं। पहला जो सेक्शन है वो है आपका 520 ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट। अभी तक देखो प्रोसीजर जो है हमने देखा है कि ट्रायल कोर्ट में सेशन ट्रायल का क्या प्रोसीजर होगा, वारंट ट्रायल का क्या प्रोसीजर होगा, समन्स का क्या प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट के सामने कोई केस आए, जो हाई कोर्ट ट्राई करेगा, जिसका ट्रायल कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा 447 वाले को छोड़ करके। बाकी का ट्रायल अगर कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, तो वो वही प्रोसीजर फॉलो करेगा जो कि कोर्ट ऑफ सेशन फॉलो करता है, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन फॉलो करता है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा। बस इतनी सी बात जो है आपको जाननी थी। फिर इसका पावर टू मेक, हाई कोर्ट के पास में रूल्स है, वो पावर है रूल्स बनाने को लेकर के। अप्रूवल लगता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कि भाई क्रिमिनल कोर्ट्स में पिटीशन राइटर्स कौन से होंगे, कैसे लाइसेंस जो है किसी को इशू किया जाएगा, ये सब के लिए पावर होती है। लेकिन बस आपको केवल हेडिंग याद रखनी है कि पावर किसके पास है रूल्स बनाने की अंडर BNSS, हाई कोर्ट के पास। किसके अप्रूवल से, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इतनी ही बात आप याद रखते हैं तो आपके लिए बड़ा ही आसान, ठीक है। 525 इज इंपॉर्टेंट। 525 बोलता है कि भाई ऐसे केसेस जिनमें जजेस खुद पार्टी हैं, जिनमें जजेस खुद पार्टी हैं या जिन मैटर्स में जज खुद इंटरेस्टेड है, ऐसे केसेस में आप खुद जज नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी द जज इन योर ओन केस। आपको प्रिंसिपल जस्टिस का, नेचुरल जस्टिस का सबसे मेन प्रिंसिपल है, नैमू जुडेक्स इन कॉजा सुआ, नो वन कैन बी द जज इन हिज ओन केस, उसी के ऊपर 525 लिखा हुआ है। आप पर्सनली किसी केस में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस केस में जज नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपको परमिशन मिल गई है अपने अपीलेट कोर्ट से, जो आपका अपीलेट कोर्ट है, भाई आप सेशन कोर्ट हैं तो आपको हाई कोर्ट से परमिशन मिल गई है, आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट हैं तो आपको सेशन कोर्ट से परमिशन, अगर आपको ऐसी परमिशन मिल जाती है तब फिर जो है आप ऐसे केस। अब पर्सनली इंटरेस्टेड होने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी पब्लिक कैपेसिटी में उस केस में इंटरेस्टेड, भाई मैं किसी केस को सुन रहा हूं और एट लार्ज स्केल पब्लिक भी उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्टेड है इसीलिए मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मैं पब्लिक कैपेसिटी में उसमें इंटरेस्टेड हूं, तो इस वजह से मैं इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाता। देन आई कैन लिसन टू दिस, हियर दिस केस, otherwise I cannot be the judge in a case in which I am interested. But if I am interested in a public capacity, पब्लिक कैपेसिटी में किसी बात में आप इंटरेस्टेड हैं, तब फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहाँ पर आप इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाते। No judge or magistrate shall, except with the permission of the court to which the appeals lies from his court, try or commit for trial any case to which he is a party or personally interested, and no judge or magistrate shall hear an appeal from any judgment or order passed by himself. आपने ही वो ऑर्डर पास किया था, अब आप बाद में हाई कोर्ट जज बन जाते हैं, सेशन जज बन जाते हैं, क्या आप अपने ही ऑर्डर की खुद अपील सुन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 केसेस में आप जो है अपने केस आप जो है जज के तौर पे नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, अ जज और मैजिस्ट्रेट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ पार्टी और पर्सनली इंटरेस्टेड इन अ केस ओनली दैट ही इज कंसर्न्ड देयर इन अ पब्लिक कैपेसिटी, या पब्लिक कैपेसिटी में उसमें कंसर्न्ड है। भाई एक भवन का निर्माण किया जा रहा है और वो भवन का निर्माण जो है पॉल्यूशन के बिल्कुल घेरे में आता है, इट इज अफेक्टिंग द फॉरेस्ट लाइफ, वाइल्ड लाइफ, और उसके ऊपर जो है आपके कोर्ट में केस लगाया जाता है। आप भी ऐसा चाहते हैं कि भाई ये पॉल्यूशन करेगा, तो आप पब्लिकली इंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे केस में इंटरेस्टेड माने जाएंगे। यू आर इंटरेस्टेड इन अ पब्लिक कैपेसिटी और बाय रीजन ओनली दैट, और बाय रीजन ओनली दैट ही हैज व्यूड द प्लेस इन विच द ऑफेंस इज alleged to have been committed। अब मैंने खुद, मेरे ही सामने घटना हुई थी, मैंने खुद प्लेस ऑफ इंसिडेंट देखा था, इसका मतलब भी नहीं है कि भाई मैं उसमें क्या हूं, पर्सनली इंटरेस्टेड हूं। व्यूड द प्लेस ऑफ ऑफेंस और any other place in which any transaction material to the case alleged to have occurred and made any inquiry in connection therewith।
और भाई उस प्लेस के रिगार्डिंग मैंने इंक्वायरी भी कंडक्ट की थी, इंक्वेस्ट भी किया था, इसका ये मतलब नहीं है दैट आई बिकम इनकॉम्पिटेंट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग अ जज इन दिस केस। बस प्राइवेटली आपको पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए और ना ही आप उस केस के पार्टी हो, ना ही आप अपील सुनेंगे अपने ही ऑर्डर की। इज दिस क्लियर? 525। इसी तरीके से आप अपने आप को विड्रॉ भी करते हैं। दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपके सामने कोई केस आता है, आपको लगता है कि आप प्राइवेटली आप जो है पर्सनली इंटरेस्टेड हैं इस केस में, आपका ही कोई फ्रेंड जो है आपके सामने जो है अपीयर हो रहा है इन दिस केस, तो आप जो है अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेक्शन। दैट देयर माइट बी चांस दैट आई माइट बी into a situation where there can be some soft corner for this particular matter। ठीक है, तो ऐसे केस में यू कैन रेस्क्यू योरसेल्फ बाय यूजिंग दिस सेक्शन पर्टिकुलर। उसके बाद 526 भी है, भाई आप जहां पर प्रैक्टिस करते रहे, आप एडवोकेट के तौर पे एक प्लेस पे प्रैक्टिस करते रहे, आप उस जगह पर फिर आगे जज नहीं बन सकते हैं, मैजिस्ट्रेट नहीं बन सकते हैं। नो एडवोकेट और हु practices in a court or magistrate of any magistrate shall sit as magistrate in that court or any court within the local jurisdiction of that court। उस लोकल जुरिस्डिक्शन में आप कहीं पर भी जज नहीं बन सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के तौर पे सिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 527 है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भाई जो भी पब्लिक सर्वेंट कंसर्न होते हैं किसी सेल में, भाई आपको जो है आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली कि आपको ऑक्शन कराना है इस प्रॉपर्टी का, इस अक्यूज की प्रॉपर्टी का ऑक्शन कराना है, आप खुद उसमें क्या लगाने लग गए, बोली लगाने लग गए, बिड करने लग गए। ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली गई थी कि आपको वो प्रॉपर्टी सेल करना है। अटैचमेंट एंड सेल था ना, आपको ही बोला कि सेल करो प्रॉपर्टी और आपने खुद खरीद ली, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। 527 उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, अ पब्लिक सर्वेंट हैविंग एनी ड्यूटी टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस संहिता शैल नॉट परचेज और बिड फॉर द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, बहुत यूज होता है खासतौर पे जब आप क्रिमिनल मैटर्स की बात करते हैं और हाई कोर्ट के अंदर बात करते हैं, तो बहुत सारे केसेस 528 से रिलेटेड होते हैं। पहले ये 482 हुआ करता था, इस पर हम आएंगे, बट मैं आपको चाहूँगा कि आप 530 को एक बार थोड़ा सा देख लें। ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, नया प्रोविज़न जोड़ा गया है, पहले नहीं था। ठीक है, आप जो वारंट और समन्स की बात करते हैं, इनको भी इलेक्ट्रॉनिकली जो है क्या किया जा सकता है, सर्व किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। किसी विटनेस का, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करना है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल है। किसी एविडेंस को रिकॉर्ड करना है इंक्वायरी में, ट्रायल में, उसको भी किया जा सकता है। और जो अपीलेट प्रोसीडिंग्स होती हैं या दूसरी प्रोसीडिंग्स हैं, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में या किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ करते हुए किया जा सकता है, कंडक्ट किया। बस इतने के रिगार्डिंग ही 530 जो है वो प्रोवाइड करता है। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ वी हैव 529 को भी देख लीजिए। हाई कोर्ट के ऊपर ड्यूटी डाली गई है, देयर इज ड्यूटी ऑन द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स। भाई जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के सारे कोर्ट्स के ऊपर, जितने भी स्टेट के अंदर कोर्ट्स हैं, सारे के सारे कोर्ट्स के ऊपर, सेशंस कोर्ट हो गए, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हो गए, उनके ऊपर उनका क्या होता है, सुपरिटेंडेंस होता है। सुपरिटेंड करता है कौन, हाई कोर्ट। और ये ड्यूटी होगी हाई कोर्ट की कि वो ये इंश्योर करें कि मैटर्स का एक्सपीडिशियस, मतलब जल्द से जल्द प्रॉपर डिस्पोजल हो। किसके द्वारा, जजेस के द्वारा, मैजिस्ट्रेट। किसकी ड्यूटी है ये, हाई कोर्ट की ड्यूटी। बताइए ज़रा, ये सेक्शंस को लेकर के कोई डाउट? फिर मैं आपको 528 पर लेकर के चलता हूँ। चलिए, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम 528 देखते हैं। देखिएगा, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, जो पावर, इनहेरेंट पावर्स की बात कही गई है और बोला गया सेविंग्स।
सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। पहले मैं पूरे आपको इस फ्रेज का मतलब जो एक इस तरीके से लिखा क्यों गया है, सेविंग्स क्यों लिखा है, इनहेरेंट पावर और हाई कोर्ट क्या है, ये मैं सब आपको बता दूं, उसके बाद में आपको चर्चा करूँ। कोई न्यायालय, कोई कोर्ट, कोर्ट होने के नाते ही बहुत सारी पावर्स को अपने पास रखता है। बिकॉज यू आर अ कोर्ट, यू विल हैव दिस पावर। There are powers attached to being that thing. जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट होने के नाते ही आपके पास में ये राइट है टू स्टडी, टू बी टॉट बाय टीचर्स। तो बोला गया इनहेरेंट पावर यही पावर होती है। इनहेरेंट पावर मतलब दे आर इनहेरेंट इन द कोर्ट्स, दीज आर द पावर्स विच द कोर्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग अ कोर्ट। एक कोर्ट होने के नाते उनके पास वो पावर्स हैं ही ऑलरेडी। तो सेक्शन 528 इज नॉट गिविंग देम एनी पावर, अदरवाइज it is saving those powers। वे बोल रहे हैं कि आप कोर्ट हो, कोर्ट होने के नाते आपके पास में ये पावर्स हैं। अब उन पावर्स को सुरक्षित करने के लिए, उन पावर्स पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, उसके लिए बोला गया है 528 डिक्लेयर कर रहा है कि भाई आपके पास ये पावर रहेंगी। और ये पावर हर कोर्ट की डिक्लेयर नहीं की उन्होंने। जैसे कि आप 151 सीपीसी में जाएंगे तो वहां पर हर सिविल कोर्ट को बोला गया कि उनके पास इनहेरेंट पावर्स हैं, लेकिन यहां पर इनहेरेंट पावर किसकी बस सेव की जा रही है? केवल और केवल हाई कोर्ट की। ऐसा नहीं है कि कोर्ट होने के नाते क्रिमिनल कोर्ट्स को कोई पावर नहीं होंगी, लेकिन उनकी पावर को हम सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। उनकी पावर्स केवल और केवल गाइड होंगी किससे? हमारे बीएनएसएस से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से ही गवर्न होगी। लेकिन हाई कोर्ट के पास में वो पावर्स तो हैं जो बीएनएसएस बता रहा है, साथ ही साथ हाई कोर्ट के पास वो पावर्स भी हैं जो पावर्स हाई कोर्ट को हाई कोर्ट बनाती हैं। हाई कोर्ट को एक कोर्ट होने के नाते पहले से ही थी, तो प्री एग्जिस्टिंग पावर्स को ही, जो पहले से पावर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके बारे में ही 528 बोलता है कि ये पावर्स आपके पास में रहेंगी और इन पावर्स का इस्तेमाल केवल आप इन 3 कंडीशंस में करेंगे। कौन कौन सी 3 कंडीशंस है? तो बोला गया अगर किसी भी ऑर्डर को, इस संहिता में दिए गए किसी ऑर्डर को क्रियान्वयन में लाना है, इफेक्ट में लाना है, उसके लिए आप इस पावर का इस्तेमाल करेंगे, इन पावर का इस्तेमाल करेंगे। टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की जो प्रोसेस है उसका दुरुपयोग ना किया जा सके, अब्यूज ना किया जा सके, उसकी रोकथाम के लिए करेंगे। और टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप जो है इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। आ रही है बात समझ? यही बोला गया आपका 528। तो क्या 528 कोई पावर अलग से कन्फर कर रहा है हाई कोर्ट के ऊपर? नहीं। एक पावर्स देखो केवल किसकी बात कर रहा है? केवल हाई कोर्ट की। बाकी सारे कोर्ट्स के पास ये पावर्स नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर एक्सप्रेस प्रोविजंस होंगे, जहां पर क्या होंगे, सीधे सीधे प्रावधान लिखे होंगे कि ऐसे केस में ये किया जाता है, ऐसे केसेस में ये किया जाता है, इस तरीके से प्रोसेस आगे चलेगी, बिल्कुल वहां पर वही किया जाएगा। लेकिन जहां पर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं रहेगा, भाई बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी निकल करके आएंगी कि कोई सीधा प्रावधान आपके सामने निकल करके नहीं आता है बीएनएसएस से, और फिर भी आप देखते हैं कि जो कोर्ट की प्रोसेस है उसको अब्यूज किया जा रहा है। आपको दिखता है कि न्याय के हितों में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, और फिर आपको उस चीज को रोकना है, उस चीज को किसी चीज को कराना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? 528। हाई कोर्ट जो है 528 का यूज करते हुए ऐसे काम को या ऐसे प्रोसेस को रोक सकता है, प्रोसीडिंग को रोक सकता है। किन पर्पसेस के लिए? 3 पर्पसेस मैंने आपको बताए।
तो इनहेरेंट पावर का मतलब है ऐसी पावर जो, क्योंकि वो कोर्ट है तो कोर्ट होने के नाते उनके पास ये पावर्स हैं, लेकिन अगर उनके बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस जो हैं नहीं करे गए हैं बीएनएसएस के अंदर, तब जो है इनहेरेंट पावर का आप यूज करेंगे। अब पहले से ही प्रोविजन है कि किसी ऑर्डर से आप व्यथित हैं, ट्रायल कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, अब बता तो रहे हैं कि भाई आप अपील करिए, दे तो दिया आपको राइट अपील करने का। एक व्यक्ति को बिना ग्राउंड के कुछ एविडेंस निकल करके नहीं आ रहा है, उसको बेल नहीं दी जा रही है, अरे तो भाई बेल के लिए राइट दे तो दिया, यू मूव टू दी मैजिस्ट्रेट कोर्ट 480, आप जाइए सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट 483। एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं, जहां पर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होते हैं वहां पर फिर आप क्या करते हैं, 528 का इस्तेमाल। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका एफआईआर को क्वाश करने। मैंने बताया भी था आपको जब मैंने एफआईआर पढ़ाया था, भाई एक एफआईआर रजिस्टर कर दी, अब इस एफआईआर को क्या कराना है, आपको क्वाश कराना है, खत्म करना है अपने अगेंस्ट। आप बताते हैं कि ये केस तो मेरे सामने बन ही नहीं रहा है, मेरे लिए केस बनता ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है। आप भी पूरे बीएनएसएस को पढ़ जाएं, एफआईआर की क्वाशमेंट को लेकर के कोई प्रोसेस नहीं, हर एक बात केवल ये बोलती है इन्वेस्टिगेशन होगा, रिपोर्ट फाइल की जाएगी, कॉग्निजेंस लिया जाएगा, चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, ये सारी बातें हों, इस सारी बात से मुझे गुजरना पड़े केवल इसलिए कि मेरा एफआईआर में नाम डाल दिया गया। तो इन दैट केस, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द कोर्ट, abuse the process of to prevent the abuse of the process of the court, कि जो कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, इसको अब्यूज ना किया जाए, इसका दुरुपयोग ना किया जाए, इसको रोकने के लिए, एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए, न्याय हितों की प्राप्ति के लिए कोर्ट जो है आपकी एफआईआर को क्वाश कर सकता है, खत्म कर सकता है। दिस इज वन एग्जाम्पल। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी डन किसी भी चीज के लिए, अगर उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है 528 में, यू कैन मूव टू दी हाई कोर्ट फॉर दी रेमेडी। आ रही है बात समझ, नहीं आ रही है बताइए जरा, इज दिस क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बार मैं आपको 528 पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद में फिर हम दो चार बातें इसके बारे में लिखेंगे। नथिंग इन द संहिता शैल बी डीम्ड टू लिमिट और इफेक्ट, बोला है इस संहिता में जितनी भी बातें लिखी हैं उससे कोई भी बात इनहेरेंट पावर को, जो हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट पावर मतलब जो हाईकोर्ट को हाईकोर्ट होने के नाते मिली हुई हैं, जो पहले से ही निहित हैं, उन पावर को ना ही लिमिट करेगी, कोई भी बात लिमिट करेगी, ना ही इफेक्ट करेगी, ना ही सीमित करेगी, ना ही उस पर कोई विपरीत प्रभाव डालेगी। टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी, ऐसे ऑर्डर्स करने के लिए जो कि जरूरी है, किसके लिए, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर द संहिता, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर द संहिता, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ। इन तीन पर्पसेस के लिए वो कुछ भी आदेश, कैसा भी आदेश कर सकते हैं, इनहेरेंट पावर का यूज करते हुए। उनको कोई भी बात, इस संहिता में लिखी हुई कोई भी बात सीमित नहीं करती है, इफेक्ट नहीं करती है, विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, मेरी समझ से आपको बात समझ आ गई होगी। अब थोड़ी सी चीज़ें आप इसके बारे में लिख लीजिए, और उसके बाद में मैं आपको एक बढ़िया सा एक आंसर जो है आपके पास में सेंड कर दूंगा, जिसको आप पढ़ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन थोड़ी बातें, दो चार बातें आप यहाँ पर लिख लें, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि आपको सारे केस लॉज, 4-5 केस लॉज जो हैं इसके रिगार्डिंग डिक्टेट कर दूँ। बट हाँ, आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं इस प्रोविज़न के बारे में, वो मैंने आपको बता दी हैं, है ना। थोड़ी सी बातें आप लिख लीजिए, लिखिएगा। सेक्शन 528 BNSS provides that, and 528 BNSS provides that
provides that High Court may exercise inherent power exercise inherent power first, to give effect to any order under the Sanhita, to give effect to any order under the Sanhita. Second, to prevent the abuse of the process of any court, to prevent the abuse of the process of any court. Third, to secure ends of justice, to secure ends of justice. आगे लिखिएगा पैरा चेंज करके, the provisions of the Sanhita are not intended, the provisions of the Sanhita are not intended to put any limit or affect the inherent powers of High Court, the inherent powers of High Court. These inherent powers cannot be invoked in respect of any matter, covered by the specific provisions of the Sanhita. Also, it cannot be invoked if its exercise would be inconsistent with any specific provisions of the Sanhita. Section 528 BNSS confers no enhancement of powers, किसी पावर को एनहेंस कर रहा है क्या? नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर्स थी उनको ही सेफ गार्ड कर रहा है, उनको ही सेव कर रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है सेविंग। इनहेरेंट का मतलब मैंने बताया
क्योंकि आप वो हो हैं इस वजह से आपके पास ये अधिकार है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है दे आर इनहेरेंट इन नेचर, क्योंकि आप मनुष्य हैं इसी वजह से आपके पास वो मानव अधिकार हैं, इनहेरेंट हैं, दे आर इनहेरेंट इन नेचर। उसी तरीके से न्यायालय होने के वजह से ही उनके पास वो पावर्स हैं, बस उन पावर्स को सेव करने की बात की जा रही है, सेफ गार्ड करने की बात की जा रही है, इसीलिए हेडिंग लिखी हुई है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। Section 528 BNSS confers no enhancement of powers on the High Court which it did not possess before, 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 did not possess before. Full stop. It merely safeguard all existing safeguards all existing inherent powers possessed by High Court. ठीक है, अब इस पे मैं आपको क्या करूँगा, थोड़े थोड़े से कुछ जजमेंट्स वगैरह, क्योंकि जजमेंट्स ही रहेंगे यहाँ पर मेन, उनको मैं आपको सेंड करूँगा, तो आप उन जजमेंट्स को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको कोई समस्या समझ में आती है 528 को लेकर के, तो आप जो है उससे पूछ लीजिए। 528 केवल 3 सिचुएशंस में आपको यूज़ करना है, 3 पर्पसेस के लिए यूज़ करना है। मैंने बता दिया, किसी ऑर्डर को, किसी भी ऑर्डर को, क्रिमिनल कोर्ट के किसी ऑर्डर को इफेक्ट में लाना है आपको प्रोसेस ऑफ कोर्ट को अब्यूज़ करने से रोकना है, आपको एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप जो है 528 का यूज़ करेंगे। कौन यूज़ करेगा? केवल और केवल हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है, बाकी कोर्ट्स के पास पावर नहीं है। इनहेरेंट पावर्स को यूज़ करने की शक्तियाँ केवल किसके पास में है? हाई कोर्ट के पास में। लेकिन जब आप सीपीसी पढ़ने जाएंगे तो हर एक सिविल कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स होती हैं, हर एक सिविल कोर्ट 151 है वहाँ पर, आप उसको चाहें तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए, दैट इज ऑल दैट वी हैव इन BNSS इन चैप्टर 39। अब चैप्टर 39 के बाद में देखिए ज़रा, शेड्यूल जो हैं वो दिए गए हैं। एक आपका फर्स्ट शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है, वो मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, कौन से ट्रायल किसके पास होंगे, कौन करेगा, और फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया था सेकंड शेड्यूल कि भाई सेकंड शेड्यूल जो है आपका दिया हुआ है, फॉर्म्स वगैरह दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिए हैं, सेक्शन 522 में भी लिखा हुआ है कि फॉर्म्स वगैरह दिए हैं यहाँ। तो ये फॉर्म्स लिखे हैं, ये सेकंड शेड्यूल में लिखे हैं। आपका सबसे पहला फॉर्म है वही जो नोटिस भेजता है पुलिस ऑफिसर अपीयरेंस के लिए। अगर आपको गिरफ्तार नहीं करता है 7 साल से ऊपर वाले अपराध के लिए, तो आपको वो 7 साल से नीचे वाले अपराध के लिए तो ज़रूरी है उनको कि वो क्या भेजें, आपके पास एक नोटिस भेज दें। उसी के रिगार्डिंग आपके ये फॉर्म्स वगैरह जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। और टोटल कितने फॉर्म है? 58 फॉर्म्स है। तो अगर आपको कोई पूछे कि कितने शेड्यूल है, तो 2 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, सेकंड शेड्यूल डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म। जैसे कि अगर आपको याद हो, चार्ज फ्रेमिंग के लिए कौन सा फॉर्म था, कोई बताएगा मुझे? फॉर्म नंबर 33 लिखवाए हैं मैंने, जहाँ जहाँ जो जो फॉर्म्स यूज में आते हैं वो फॉर्म्स मैंने रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे आपको लिखवाए हैं। तो जो है यहाँ पे हमारा
ये आरपीसी लगभग पूरा समाप्त होता है। बाकी जो हमारे पास अभी मिसलिनियस कुछ प्रोविजंस बच गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से